गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हरियाणा इतिहास में बाबर के बारे में, और बाबर ने पहली लड़ाई पानीपत की जीती थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। बाबर के द्वारा जो जो काम अपने हरियाणा के अंदर किए गए और बाबर के समय जो भी अपने हरियाणा का क्षेत्र प्रसिद्ध होता था, ये तमाम बातें हम कल की क्लास में क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, उन्हीं बातों से आज की क्लास में हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बाबर ने अपना जो जीता हुआ क्षेत्र है उसको चार मुख्य सरकारों में बांटने का काम किया था। तो ध्यान रखना है, प्रशासन की दृष्टि से प्रशासन की दृष्टि से बाबर द्वारा जो विजित क्षेत्र था, जीता गया क्षेत्र था, इस विजित क्षेत्र को मुख्यतः 4 सरकारों में बांटा था बच्चों। कितनी सरकारों में बांटा था? 4 सरकारों में। इन 4 सरकारों में बात करें तो एक सरकार थी हिसार सरकार, और हिसार सरकार का जो मुखिया है वो नियुक्त किया गया था मिर्जा हुमायूं को। हिसार सरकार बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायूं को देने का काम किया था। हिसार सरकार के बाद मेरे बच्चों अगली सरकार थी सरहिंद सरकार। और सरहिंद नाम की जो सरकार है बच्चों, ये बाबर ने दी थी किसको? मिर्जा कामरान को। बात करें तो तीसरी सरकार थी मेवात सरकार। बाबर ने मेवात सरकार का मुखिया नियुक्त किया था अपने छोटे बेटे मिर्जा हिंदाल को। बाबर के 4 बेटे थे मेरे बच्चों, तो मिर्जा हिंदाल। और बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार की। तो दिल्ली सरकार को संभालता था खुद शासक, और यहाँ शासक थे बाबर। बाबर जब दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है तो बाबर के खिलाफ मेरे बच्चों कुछ विद्रोह भी होते हैं हरियाणा में। और बाबर के खिलाफ कौन कौन से विद्रोह हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। बाबर के खिलाफ हरियाणा में हुए विद्रोह। बाबर के खिलाफ हरियाणा में हुए विद्रोह। तो उन विद्रोह में बच्चों बात करें तो नंबर 1 जो विद्रोह है वो है, आपको ध्यान रखना है, हिसार का विद्रोह। और इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो थे फौजदार हमीद खां। ठीक है,
और मेरे बच्चों इस विद्रोह को कुचलने के लिए या इस विद्रोह को दबाने के लिए ध्यान रखिएगा, बाबर द्वारा तैमूर सुल्तान और इस विद्रोह को दबाने हेतु बाबर ने तैमूर सुल्तान और अब्दुल फतेह के नेतृत्व में सेना भेजने का काम किया था। सेना भेजी थी, ठीक है। हिसार के विद्रोह के बाद अगला जो विद्रोह होगा वो होगा मेवात का विद्रोह। बाबर के खिलाफ मेवाती लोगों ने भी क्या किया था, विद्रोह किया था। और मेवात के विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो मेरे बच्चों हसन खां मेवाती थे। हसन खां मेवाती। ठीक है। और इस हसन खां मेवाती का जो वध है या हत्या है वो बाबर के द्वारा की गई थी। तो खानवा के युद्ध में बच्चों बाबर के हाथों मारा गया था कौन? हसन खां मेवाती। तो हसन खां बाबर के हाथों खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध 1527 के अंदर बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। मारा गया था या वीर गति को मेरे बच्चों प्राप्त हुआ था। तीसरा जो विद्रोह था हरियाणा के अंदर बाबर के खिलाफ वो था कैथल का विद्रोह। कैथल के विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो मेरे बच्चों मोहन सिंह मंडार थे। मोहन सिंह मंडार थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए बाबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बाबर ने तरसेम बहादुर तरसेम बहादुर और नौरंगबेग के नेतृत्व में सेना भेजी थी। के नेतृत्व में मेरे बच्चों सेना भेजी थी, ठीक है। 1530 ईस्वी के अंदर बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले ही बाबर अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बच्चों
घोषित करके मृत्यु को प्राप्त होता है। तो बाबर की जो मृत्यु होगी वो हुई थी 1530 ईस्वी में। और बाबर की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य के अंदर दूसरे शासक के तौर पे आएंगे कौन? हुमायूं। और मेरे बच्चों, हुमायूं ने जो शासन किया वो 1530 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी तक किया। हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही बच्चों प्रशासन के अंदर फेरबदल किया गया। हुमायूं ने गद्दी पर बैठते ही अपने प्रशासन के अंदर क्या कर लिया था? फेरबदल कर लिया था। क्योंकि बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, गद्दी खाली हो चुकी थी, उस गद्दी के ऊपर हुमायूं आ चुके थे। तो हुमायूं जिसको संभालते थे वो हिसार जागीर थी। तो हिसार की गद्दी भी अब क्या हो जाएगी? हुमायूं के दिल्ली आते ही खाली हो जाएगी। तो गद्दी पर बैठते ही प्रशासन में क्या किया जाता है? इसके द्वारा कुछ फेरबदल किया जाता है। कुछ फेरबदल किया जाता है। उस फेरबदल में हम बात करेंगे। तो बच्चों दिल्ली सरकार आ जाती है अब हुमायूं के पास। दिल्ली सरकार किसके पास आ जाएगी? हुमायूं के पास। बात करें हिसार सरकार की, तो हिसार सरकार दे दी जाती है जो होती थी सरहिंद सरकार जिसके पास। तो हिसार और सरहिंद ये दोनों की दोनों जो सरकारें हैं, ये बच्चों अपने बड़े भाई या अपने भाई छोटे, हुमायूं से छोटा ही था, मिर्जा कामरान बाबर के समय सरहिंद को संभालता था। तो हुमायूं के गद्दी पर बैठते ही मिर्जा कामरान को हुमायूं हिसार भी दे देता है। मेवात जो सरकार है वो मिर्जा हिंदाल को ही दे दी जाती है। कीजिएगा जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद मेरे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है जिसे हम चौसा का युद्ध बोलते हैं।
चौसा का जो युद्ध होगा ये होगा 1539 ईस्वी में। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और इस युद्ध में जीत होगी मेरे बच्चों किसकी? शेरशाह सूरी की। चौसा के युद्ध के ठीक अगले साल हो जाएगा आपका बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज का युद्ध ये 1540 के अंदर लड़ा गया था बच्चों। और ये युद्ध भी लड़ा गया था किस किस के बीच? हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है। इन दोनों युद्धों में जीत हुई थी शेरशाह सूरी की। दोनों युद्धों में हुमायूं की क्या हो जाती है मेरे बच्चों? हार। दोनों युद्धों में हुमायूं की हो जाती है हार। और हुमायूं बच्चों भारत छोड़कर सिंध चला जाता है। बच्चों जब ये सिंध प्रांत जा रहा था तो बीच रास्ते में बच्चों इसने हरियाणा के फतेहाबाद में रहकर नमाज अदा की थी। तो ध्यान रखेंगे भारत से लौटते समय भारत से लौटते समय फतेहाबाद में एक जगह पर नमाज अदा की थी इसने। एक जगह के ऊपर नमाज अदा की। और बच्चों उसी जगह के ऊपर एक मस्जिद है, उसी मस्जिद को हम बोलते हैं हुमायूं की मस्जिद। हुमायूं की मस्जिद जो है वो कहाँ है? फतेहाबाद में। हुमायूं का एक अभिलेख भी हरियाणा में फतेहाबाद से प्राप्त होता है। हुमायूं का एक अभिलेख हरियाणा में संत मीर शाह की मजार। फतेहाबाद से क्या हुआ मेरे बच्चों? प्राप्त हुआ। ठीक है। बात करें 1555 ईस्वी में। हुमायूं बच्चों भारत वापिस आकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है।
तो एक ऐसा शासक मुगल काल में, मुगल साम्राज्य में, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वो कौन है? हुमायूं है। और मेरे बच्चों 1556 ईस्वी के अंदर हो जाती है इसकी मृत्यु। हुमायूं की क्या हो जाती है सर? मृत्यु हो जाती है। ठीक है मेरे बच्चों, हमने बात की थी चौसा के युद्ध की और बिलग्राम के युद्ध की, जिसे हम कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं, जिसमें दोनों लड़ाइयों में जीते थे शेरशाह सूरी। तो अब ये शेरशाह सूरी जो हुमायूं के समय ही बच्चों मुगलों के अधीन काम कर रहा था, तो ये शेरशाह सूरी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि हुमायूं को दोनों लड़ाइयों में हरा के खुद गद्दी के ऊपर बैठने का काम करता है। तो इसी शेरशाह सूरी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों शेरशाह सूरी के जो दादा थे ना, वो था इब्राहिम खान सूर। इब्राहिम खान सूर। मेरे बच्चों हम बात करें तो इब्राहिम खान जो सूर हैं, ये पेशावर के निकट रो नामक स्थान के रहने वाले थे। इब्राहिम जो है ये पेशावर के निकट रो नामक स्थान के रहने वाले थे। बच्चों जो बहलोल लोधी के समय भारत आए थे, शेरशाह सूरी के जो दादा है वो भारत आते हैं किसके समय? बहलोल लोधी के समय। जो बहलोल लोधी के समय भारत आए थे। बच्चों इब्राहिम खान जब भारत आते हैं तो सबसे पहले इब्राहिम खान ने इसार के एक जागीरदार जमाल खान के यहाँ नौकरी करना शुरू किया था। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हिसार अपने हरियाणा का हिसार है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले हिसार के जागीरदार जमाल खान के यहाँ नौकरी शुरू की थी। बच्चों हिसार के जागीरदार या हिसार के जमींदार जमाल खान इनकी नौकरी से बड़े खुश होते हैं और इनको पहली बार कुछ गांव सौंपने का काम करते हैं और इन्हें 40 सिपाहियों का सरदार बनाकर नारनौल भेजा जाता है। जमाल खां द्वारा इब्राहिम को साढ़े सिपाहियों का सरदार बनाकर
नारनौल क्षेत्र में भेजा जाता है मेरे बच्चों। कौन से क्षेत्र में भेजा गया इनको? नारनौल क्षेत्र के अंदर भेजा गया। नारनौल के कुछ गांव भी मेरे बच्चों जमाल खान के द्वारा इब्राहिम सूर को दे दिए जाते हैं। नारनौल के कुछ गांव। नारनौल के जो कुछ गांव हैं वो इब्राहिम सूर को मेरे बच्चों दिए गए थे। और यहीं पर 1486 ईस्वी में नारनौल में शेरशाह सूरी का जन्म होता है। नारनौल में शेरशाह सूरी का बच्चों जन्म हो जाता है। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से नोट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों? नोट कर चुके होंगे।
1486 में नारनौल में शेरशाह सूरी का जन्म हो चुका है। शेरशाह सूरी के बचपन का जो नाम था वो आपको पता होना चाहिए। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। बच्चों, शेरशाह सूरी के जो पिता थे, इनके पिता का नाम था हसन खां। हसन खां ने जो नौकरी शुरू की थी, वो बहलोल लोधी का एक दरबारी था। बहलोल लोधी का एक दरबारी हुआ उमर खान के यहाँ। हसन खान ने सबसे पहले नौकरी शुरू की थी बच्चों। शुरू की थी, ठीक है। तो बहलोल लोधी के दरबारी उमर खान ने शेरशाह सूरी के पिता हसन खां को जागीर के रूप में शाहाबाद क्षेत्र देने का काम किया था। तो उमर खान द्वारा हसन खां को जागीर के रूप में शाहाबाद शाहाबाद कुरुक्षेत्र में है मेरे बच्चों। कुरुक्षेत्र दिया गया था। ठीक है। और इब्राहिम खान की मृत्यु हो जाने के बाद शेरशाह सूरी के ये जो दादा थे इब्राहिम खान, तो इब्राहिम खान की मृत्यु के बाद नारनौल भी मेरे बच्चों हसन खां को ही दे दिया जाता है। इब्राहिम खान की मृत्यु के बाद ये जो नारनौल क्षेत्र है, भी हसन खां को ही दे दिया जाता है। हसन खां को दे दिया गया, ठीक है। हम बात करें तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शेरशाह सूरी ने अपने क्षेत्र को 4 सरकारों में डिवाइड करने का काम किया। प्रशासन की दृष्टि से शेरशाह सूरी द्वारा क्षेत्र को मुख्यतः 4 सरकारों में विभाजित किया।
कितनी सरकारों में विभाजित किया था मेरे बच्चों? सर 4 सरकारों के अंदर विभाजित करने का काम किया था। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये हरियाणा क्षेत्र है। हरियाणा को 4 सरकारों में विभाजित किया था। वैसे हम बात करें तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो 66 सरकारों में विभाजित था। इन 4 सरकारों में एक सरकार है आपकी हिसार सरकार थी। एक सरकार आपकी सरहिंद सरकार थी। एक सरकार आपकी मेवात सरकार थी। और मेरे बच्चों एक सरकार दिल्ली सरकार थी। तो हरियाणा जो क्षेत्र है इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए शेरशाह सूरी ने 4 सरकारों में इस क्षेत्र को विभाजित किया। और पूरा का पूरा जो साम्राज्य था शेरशाह सूरी का, मेरे बच्चों, वो 66 सरकारों के अंदर क्या था? विभाजित था। ये जो सरकार है, इस सरकार को चलाने वाले जो अधिकारी थे वो 2 मुख्य अधिकारी होते थे, जिसमें से एक को हम बोलेंगे मुंसिफ और एक को बोलेंगे हम सिकदार। तो प्रत्येक सरकार को 2 मुख्य अधिकारियों द्वारा चलाया जाता था। तो प्रत्येक सरकार का जो संचालन है, वो 2 मुख्य अधिकारियों द्वारा, जिसमें से एक था सिकदार। सिकदार के पास होती थी सैन्य टुकड़ी, यानी कि युद्ध वगैरह वाला जो काम था वो कौन संभालता था मेरे भाई? सिकदार। तो जितना भी युद्ध क्षेत्र होता था या युद्धों के बाद किसी भी दूसरे राजा के साथ कोई समझौता करना था तो वो करता था सिकदार। और सिकदार के बाद दूसरा था मुंसिफ। दूसरे अधिकारी का नाम था मुंसिफ। और मुंसिफ जो काम करता था वो एक न्यायाधीश के तौर पे काम करता था। किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाना है, राज्य के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो उन सारी की सारी चीजों का जो निपटारा होगा बच्चों, वो मुंसिफ के द्वारा किया जाता था। ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में हम बात करें तो शेरशाह सूरी ने पेशावर से लेकर चटगांव बांग्लादेश तक, पेशावर से लेके चटगांव बांग्लादेश तक ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया था बच्चों, जिसे आप शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। यात्रियों के विश्राम हेतु इसी मार्ग पर बच्चों कोस मीनारों का निर्माण करवाया। यात्रियों के विश्राम हेतु इसी मार्ग पर कोस मीनारों का निर्माण करवाया।
बच्चों बात करें 1545 ईस्वी की, 1545 ईस्वी में बाद बारूदी सुरंग फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले शेरशाह सूरी ने अपने दादा के सम्मान में एक मकबरा भी बनवाया, उसे बोलते हैं इब्राहिम खान का मकबरा। तो महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में इब्राहिम खान के मकबरे का निर्माण। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाने के बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो इसका बेटा बनता है, जिसका नाम था जलाल खान। और जलाल खान ने उपाधि धारण कर ली थी इस्लाम शाह की। तो ध्यान रखेंगे, शेरशाह सूरी के बाद शासक कौन बना मेरे बच्चों? जलाल खान। शेरशाह सूरी का बेटा जलाल खान क्या बनता है? शासक बनता है। जलाल खान के द्वारा इस्लाम शाह की उपाधि को धारण किया गया। जलाल खान के द्वारा इस्लाम शाह की उपाधि को बच्चों धारण किया जाता है। और इसी इस्लाम शाह के द्वारा एक हिंदू को बच्चों अपना निजी सलाहकार बनाया जाता है, उसे हम हेमू के रूप में पढ़ेंगे। तो इसी इस्लाम शाह के समय हम पढ़ेंगे किसको? हेमू उर्फ हेमचंद्र को। एक बार जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
चलेगा, नोट कर चुके होंगे बच्चों। तो इस्लाम शाह के समय ही हम बात करेंगे अब हेमू उर्फ हेमचंद्र की। हेडिंग डालिएगा, हेमू उर्फ हेमचंद्र। तो इस्लाम शाह जब आते हैं तो इस्लाम शाह के द्वारा अपना निजी सलाहकार बनाया जाता है हेमू उर्फ हेमचंद्र को। बच्चों बात करें हेमू के जन्म की, इनका जन्म हुआ था 1501 ईस्वी में, और इनका जन्म हुआ था मातरी गांव में। मातरी गांव है अलवर जिले का, और अलवर जिला है राजस्थान राज्य का। ठीक है। बच्चों हम बात करें तो इनको कौन कौन सी भाषाएं आती थी। भाषाओं में इनको फारसी का भी ज्ञान था और संस्कृत भाषा का भी इनको ज्ञान था। बात करें इनकी जाति की, तो इनकी जाति का नाम था डोसर। बच्चों बात करें इनके शौक की, तो इनको जो शौक था वो था घुड़सवारी का और तलवारबाजी का। ठीक है। हम बात करें तो इनके जन्म के कुछ सालों के बाद ही इनका जो परिवार है वो मातरी गांव से मेरे बच्चों शिफ्ट हो जाता है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कुतुबपुरा गांव में। कुतुबपुरा जो गांव है ये रेवाड़ी जिले का गांव है। तो इनका परिवार कुतुबपुरा गांव रेवाड़ी में आकर क्या है बस जाता है। इनका परिवार कुतुबपुरा गांव रेवाड़ी में आकर क्या है मेरे बच्चों बस जाता है। ठीक है। हम बात करें हेमू के द्वारा सबसे पहले जो नौकरी की गई थी वो सूर शासकों के यहाँ ही इसने नौकरी करना शुरू किया था। फिर नौकरी शुरू की थी। मेरे बच्चों हम बात करेंगे कि नौकरी करने से पहले हेमू जो है वो क्या काम किया करता था। तो हेमू पहले नमक का व्यापारी होता था। हेमू और हेमू का जो परिवार है वो व्यापार किया करते थे
नमक का ये व्यापारी होता था। और शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह, इस्लाम शाह के द्वारा हेमू को अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया था। सलाहकार का मतलब जो राजा को कामों में क्या देगा, सलाह देगा। तो इस्लाम शाह द्वारा हेमू को अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया गया था। बच्चों, निजी सलाहकार के तौर पे इस्लाम शाह का दिल जीत लेता है हेमू, और फिर हेमू को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसको मार्केट सुप्रिटेंडेंट, मार्केट सुप्रिटेंडेंट और गुप्तचर विभाग, जासूसों वाला डिपार्टमेंट भी दे दिया जाता है। बच्चों, उसके बाद इसको एक बहुत बड़ी जमीन सौंप दी जाती है, और वो जमीन थी पंजाब की जमीन। 1552-53 के अंदर इस्लाम शाह के द्वारा इनको पंजाब का शासक नियुक्त किया जाता है। पंजाब का गवर्नर या मुखिया नियुक्त किया जाता है। 1554 में मेरे बच्चों मृत्यु हो जाती है इस्लाम शाह की। तो 1554 ईस्वी में इस्लाम शाह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद इस्लाम शाह का 12 साल का बेटा फिरोज खान शासक बनता है, लेकिन 3 दिन के बाद ही बच्चों फिरोज खान की हत्या कर दी जाती है आदिल शाह के द्वारा, और आदिल शाह खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी फिरोज खान, और फिरोज खान की हत्या कर देता है आदिल शाह। और आदिल शाह बच्चों फिरोज खान की हत्या करके जब गद्दी पर बैठता है, तो आदिल शाह द्वारा हेमू को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। आदिल शाह द्वारा गद्दी पर बैठते ही हेमू को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त। बच्चों, इस प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाला हेमू पहला हिंदू व्यक्ति हुआ है।
इस पद पर नियुक्त होने वाला। प्रथम हिंदू कौन हुआ है? हेमू हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर इसका जो हेमू का जो सम्मान समारोह हुआ था मेरे बच्चों, वो ग्वालियर के किले में हुआ था। ठीक है। आदिल शाह के गद्दी पर बैठते ही कई जगह पर आदिल शाह के खिलाफ विरोध हो जाता है। आदिल शाह के गद्दी पर बैठते ही भारत में कई स्थानों पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। अब आदिल शाह इतना योग्य शासक नहीं था। सारे के सारे काम आदिल शाह अपने प्रधानमंत्री हेमचंद्र उर्फ हेमू से करवाता था। छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम की जिम्मेदारी आदिल शाह ने किसको दे दी थी? हेमू को। और हेमू को भी मजा आ रहा था क्योंकि वो राजा बनने से मात्र एक कदम दूर था। क्योंकि राजा से ठीक नीचे का पद कौन सा होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तो ये बन ही चुका था, तो बस आदिल शाह की नाकामियां जितनी बढ़ती जाएगी, हेमू उतना ही जल्दी बच्चों राजा की गद्दी पे बैठेगा। और आदिल शाह को हेमू ज्यादा बोलता भी नहीं था। आदिल शाह सारे के सारे काम जब हेमू से करवाता था, हेमू चुपचाप बच्चों उसके लिए काम करता था। जितनी भी लड़ाइयां लड़ने का मौका हेमू को मिला, सारी की लड़ाइयां हेमू ने जीतने का काम किया था। बताया जाता है कि आदिल शाह के गद्दी पे बैठते ही जब भारत में कई स्थानों पे विद्रोह होता है, तो सभी स्थानों के ऊपर हुए विद्रोह को कुचलने का काम हेमू करता है। और हेमू ने मेरे बच्चों आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां लड़ने का काम किया था। हेमू द्वारा आदिल शाह के लिए लड़ी गई जो लड़ाइयां हैं, वो 22 बताई जाती हैं। कितनी बताई जाती हैं? 22 बताई जाती हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक आप सभी को।